नमस्कार दोस्तों। 27 दिसंबर सन 1831 की बात है। एक जहाज जिसका नाम एचएमएस बीगल था, वो अपनी एक लंबी यात्रा पर इंग्लैंड के प्लायमाउथ पोर्ट से निकल पड़ता है। उस समय किसी को पता नहीं था कि इस जहाज की ये यात्रा मानवता के वैचारिक तंत्रों में वैश्विक नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है, जो अनेकों धार्मिक मान्यताओं और धर्म ग्रंथों की कहानियों को डायरेक्ट चैलेंज करने वाली थी, जो उस समय के हिसाब से विज्ञान, समाज और वैश्विक नजरिए के लिए एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। इस जहाज पर एक युवा वैज्ञानिक भी सवार होता है, जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। तो आज की चर्चा का विषय है कि कैसे सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन, एक जोखिम भरा विचार, जनता का प्रतिरोध और वैज्ञानिक दृढ़ता कैसे विज्ञान, धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं और संस्कृति को बदल देती है। आज हम जिस सिद्धांत की कहानी पर चर्चा करेंगे, उससे अब हम डार्विनवाद या डार्विनिज्म के रूप में जानते और समझते हैं। चार्ल्स डार्विन स्वभाव से कोई क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति या एक्सट्रोवर्ट किस्म के व्यक्ति नहीं थे। उन्हें नेचर, नोटबुक और लंबी सैर का शौक था। जून 2025 में जब मैं लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में गया, तो वहां पर चार्ल्स डार्विन की ये मूर्ति लगी है। तो सोचा कि इस महान वैज्ञानिक की मूर्ति के साथ एक फोटो तो बनता है। तो एचएमएस बीगल में 5 साल की अपनी यात्रा 1831 से लेकर 1836 के बीच डार्विन ने नमूने एकत्र किए, नेचर और जीवन को उसके विविध रूपों में देखा। इसी क्रम में जब वे गैलापागोस द्वीप समूह पर पहुंचे, जो पूर्वी प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है और दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर के मुख्य तट से लगभग 600 मील, लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ज्वालामुखी गतिविधियों से निर्मित ये द्वीप अपने अनोखे वन्य जीव के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर डार्विन ने देखा कि समान द्वीपों पर कछुए और एक छोटी गाने वाली चिड़िया, जिसको फिंच भी कहते हैं, थोड़े अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ये अंतर प्रत्येक द्वीप की विशिष्ट आवश्यकताओं और संसाधनों से मेल खाते प्रतीत होते थे। इन ऑब्जर्वेशंस ने डार्विन के खोजी दिमाग के वैचारिक प्रवाह में एक बीज बोया कि शायद प्रजातियां स्थिर नहीं होती, बल्कि समय के साथ अपने वातावरण के अनुसार बदलती रहती हैं। इंग्लैंड वापस आकर डार्विन ने दशकों सोचने, पढ़ने और प्रमाण जुटाने में बिताए। उन्होंने वर्षों तक बर्नाकल, जो एक समुद्री जीव होता है, उसका अध्ययन किया, अन्य प्रकृतिवादियों के साथ पत्राचार किया और यह समझने की कोशिश की कि प्रजातियों के भीतर विविधता कैसे उत्पन्न होती है और कैसे वो मौजूद रहती है। उन्होंने जो मुख्य विचार विकसित किया, वह सुनने में बहुत ही सरल लेकिन बहुत गूढ़ समझ से युक्त था। डार्विन ने कहा कि जीव हमेशा उससे ज्यादा संतानें पैदा करते हैं जितनों की जीवित रहने की संभावना होती है। व्यक्ति भिन्न होते हैं, इनमें से कुछ विविधताएं जीवित रहने में सहायक होती हैं और यही विविधताएं व्यक्तियों के प्रजनन और गुणों को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को बढ़ाती है। कई पीढ़ियों में इस प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित छोटे संचयी परिवर्तन इकट्ठा होते रहते हैं और नए प्रजातियों को जन्म दे सकते हैं। प्राकृतिक चयन के साथ साथ उन्होंने सामान्य वंशानुक्रम के लिए भी तर्क दिया। यह धारणा कि यदि आप काफी पीछे तक जाएं, तो सभी प्रकार के जीवों के पूर्वज समान होते हैं, अपने आप में उस समय के लिए एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी अवधारणा थी। डार्विन जानते थे कि उनका विचार विवादास्पद होगा, क्योंकि इसने उन सामान्य धारणाओं को चुनौती पेश कर दी थी, जिनमें यह माना जाता था कि प्रजातियां स्थिर रचनाएं हैं, जिनको किसी सृष्टिकर्ता या भगवान ने बनाया है, जो कि सभी धार्मिक ग्रंथों के विभिन्न रूपों में वर्णित था। और कई लोगों के लिए इस विचार को भी कि मनुष्य भगवान की एक विशेष अलग रचना है। डार्विन ने लगभग 20 वर्षों तक प्रकाशन में देरी की। उनके खराब स्वास्थ्य ने भी इसमें योगदान दिया, लेकिन एक और कारण सामाजिक भी था। डार्विन के समय का विक्टोरियन समाज धार्मिक और रूढ़िवादी था, जिसमें जनता की राय पर धार्मिक भावनाओं का बहुत ज्यादा असर था। 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन ने सब कुछ बदल दिया। डार्विन ने अपने तर्क को यथासंभव ठोस बनाने के लिए कबूतरों, पौधों,
कोरल रीफ्स, जीवाश्मों जैसे कई उदाहरणों का इस्तेमाल किया और उन्होंने उस पुस्तक में मानव उत्पत्ति के बारे में ज्यादा बात नहीं की। इसको डार्विन का एक सोचा समझा निर्णय कहा जा सकता है, जो उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को देखकर उन्होंने लिया था। ये धार्मिक को भाजन से बचने के लिए और अननेसेसरी झंझटों से बचते हुए अपनी बात को रखने का डार्विन का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। लेकिन इसके निहितार्थ स्पष्ट थे। अगर सभी प्रजातियां बदलती हैं और उनके पूर्वज एक जैसे हैं, तो मनुष्य भी उसी प्राकृतिक कहानी का हिस्सा है। इसकी प्रतिक्रिया तत्काल हुई और बहुत तीव्र हुई। वैज्ञानिकों और पादरियों ने इस पुस्तक को पढ़ा, इस पर चर्चा की और इस पर तर्क वितर्क किया। कुछ प्रकृतिवादियों ने इससे इसलिए अपनाया क्योंकि यह प्रकृति में उनके द्वारा देखे गए पैटर्नों को एक्सप्लेन करती थी। अन्य लोगों ने इस सिद्धांत में कमियों की आलोचना की, विशेष रूप से डार्विन वंशानुगति की सटीक मैकेनिज्म को नहीं जानते थे। उन्होंने पेनजेनेसिस थ्योरी को रखा, लेकिन वह तरीके से सभी पहलुओं की व्याख्या नहीं कर पा रही थी। ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकी पर कार्य जो दशकों पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन व्यापक रूप से डार्विन के समय की साइंटिफिक कम्युनिटी को पता नहीं था। उसने बाद में वह मैकेनिज्म और एक्सप्लेनेशंस प्रदान किए जो डार्विन के पास नहीं थे। 20वीं सदी के मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ने मेंडेलियन आनुवंशिकी को डार्विन के प्राकृतिक चयन के साथ मिश्रित किया और डार्विन के विचारों को एक शक्तिशाली ढांचे में परिवर्तित किया। धार्मिक विरोध डार्विन का धार्मिक विरोध महत्वपूर्ण तो था, लेकिन सर्वसम्मत नहीं था। कुछ चर्च नेताओं और आम लोगों ने डार्विनवाद को बाइबल में दिए गए सृष्टि के शाब्दिक विवरण के साथ असंगत माना। इस समय की एक इमेज 1860 में ऑक्सफोर्ड में हुई सार्वजनिक बहस से उभरती है, जहां थॉमस हक्सले ने विकासवाद का बचाव किया और बिशप सैमुअल विल्बरफोर्स ने इसकी आलोचना की। यह दृश्य वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों के बीच टकराव का प्रतीक था। फिर भी कई धार्मिक विचारकों ने विकासवाद को आस्था के साथ जोड़ने के तरीके खोज निकाले। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि विकासवाद वह तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से एक सृष्टिकर्ता ने अपना कार्य किया। विरोध के बावजूद इस बहस ने धर्म और विज्ञान दोनों को अपने दावों और तरीकों को स्पष्ट करने के लिए मजबूर किया। वैज्ञानिक आलोचकों ने जब डार्विन के विचारों का परीक्षण किया, तो जीवाश्म विज्ञान ने जीवाश्मों की खोज की, जीव विज्ञानियों ने एम्ब्रायोलॉजी या भ्रूण विज्ञान और तुलनात्मक शरीर रचना का अध्ययन किया और बाद में आनुवंशिकी ने यह पता लगाया कि जीवों को उनके लक्षण कैसे विरासत में मिलते हैं। तो समय के साथ प्रमाण बढ़ते गए। जीवाश्म सीक्वेंस, जैव भूगोल में प्रजातियों का वितरण, तुलनात्मक डीएनए अध्ययन और प्रायोगिक अध्ययन सभी ने इस केंद्रीय विचार का समर्थन किया कि प्रजातियां बदलती हैं और वंश साझा करती हैं। डार्विन की अपनी व्यक्तिगत यात्रा जटिल और कठिन थी। उन्होंने पारंपरिक एंग्लिकन मान्यताओं से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक दावों के प्रति संशयी होते चले गए। बाद में उन्होंने खुद को धार्मिक प्रश्नों के प्रति अज्ञेयवादी, जिसको एग्नोस्टिक भी कहते हैं, उसको बताया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि डार्विन ने प्राकृतिक चयन को इस बात का प्रमाण नहीं बताया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, बल्कि उन्होंने जैविक विविधता कैसे उत्पन्न होती है इसकी एक प्राकृतिक व्याख्या प्रस्तुत की। व्यक्तियों और संस्कृतियों ने इस व्याख्या को जिस तरह से देखा, वह व्यापक रूप से भिन्न था। इसका सांस्कृतिक प्रभाव व्यापक था। डार्विनवाद ने वैज्ञानिक विश्व दृष्टि को नया रूप दिया। इसने विविधता, प्रतिस्पर्धा और अनुकूलन को जीव विज्ञान के केंद्र में रखा। इसने सुझाव दिया कि जीवन की विविधता को प्रत्येक प्रजाति के लिए अलग अलग सृजनात्मक क्रियाओं और मैकेनिज्म्स का हवाला दिए बिना भी समझा जा सकता है। इसमें जीवों को समान वंश के आधार पर वर्गीकृत करने का एक नया तरीका और पूरी तरह से नए क्षेत्र, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, विकासवादी चिकित्सा और मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स सामने आए, जो रोग से लेकर संरक्षण तक
हर चीज को समझने के लिए विकासवाद के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। लेकिन विचारों का दुरुपयोग भी हो सकता है। डार्विन के बाद के दशकों में कुछ लोगों ने विकासवाद को सामाजिक डार्विनवाद में विकृत कर दिया, यह तर्क देते हुए कि सामाजिक असमानता प्राकृतिक नियम है और ये योग्यता की उत्तरजीविता, क्रूरता, साम्राज्यवाद या सृजन विज्ञान को उचित ठहराती है। ये राजनीतिक और नैतिक गलत प्रयोग डार्विन के उद्देश्य नहीं थे और ये विज्ञान से ज्यादा मानवीय सामाजिक विद्रूप विचारों को दर्शाते हैं। यहाँ पर यह समझना और स्वीकार करना जरूरी है कि वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक प्रतिमानों और प्रक्रियाओं को एक्सप्लेन करते हैं। समाज उन विवरणों पर कैसे कार्य करता है, इसमें नैतिकता, राजनीति और मूल्य शामिल होते हैं। ये सामूहिक मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम पर भी निर्भर करता है। आज डार्विन की मूल इंसाइट्स प्राकृतिक चयन द्वारा विकास और सामान्य वंश जीव विज्ञान की आधारशिला है। डीएनए अध्ययनों ने जीवन के वृक्ष का मानचित्रण उस सटीकता के साथ किया है जिसकी डार्विन केवल कल्पना ही कर सकते थे। यह विचार कि मनुष्य अन्य जानवरों से संबंधित है, डार्विनिज्म ने प्रकृति में मानवता के स्थान को नया रूप दिया, जिसमें हम मनुष्य सृष्टि के केंद्र में नहीं बल्कि जीवन की एक प्राचीन अनवरत कहानी के भागीदार हैं। डार्विनवाद ने ज्ञान को देखने के हमारे नजरिए को भी बदल दिया। इसने ऑब्जर्वेशंस, परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं के एक्सपेरिमेंटेशंस और नए आंकड़ों के आलोक में विचारों को संशोधित करने की इच्छा पर जोर दिया। डार्विन की विरासत में विज्ञान केवल तथ्यों का भंडार न होकर यह जानने का एक तरीका बन गया कि घटनाएं कैसे और क्यों घटित होती हैं। अंततः डार्विनवाद की कहानी न तो एक साधारण जीत है और न ही एक विवाद, यह एक सतत संवाद है। इसकी शुरुआत एक जिज्ञासु प्रकृतिवादी के ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई। यह एक विशाल ढांचे में विकसित होता चला गया जो जीवन की उत्पत्ति और विविधता की व्याख्या करता है। इससे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसने नई खोजों को प्रेरित किया और समाज को पुरानी निश्चितताओं और मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। चाहे कोई डार्विन को धार्मिक सिद्धांतों के एक चुनौतीकर्ता के रूप में पढ़े, एक प्रतिभाशाली प्रकृतिवादी के रूप में या दोनों के रूप में, उनके कार्यों ने स्वयं को और प्राकृतिक दुनिया को समझने के हमारे नजरिए को बदल दिया कि मनुष्य का स्थान पूरी प्रकृति के सिस्टम में कोई विशेष नहीं है, केवल ये उस जीवन का हिस्सा है जो स्थिर और पृथक नहीं बल्कि कनेक्टेड, गतिशील और उन्हीं नियमों के अधीन है जो सभी जीवित प्राणियों को और प्रणालियों को आकार देते हैं। यही वह विरासत है जो डार्विन ने दी, जीवन को एक प्रक्रिया के रूप में देखने का एक दृष्टिकोण। उनके विचारों, वैज्ञानिक, धार्मिक और नैतिक पर बहस आज भी जारी है, जो हमें याद दिलाते हैं कि विचार समाजों को बदलते हैं और सावधानी और प्रमाण के साथ प्रश्न पूछने से दुनिया में अपनी जगह की हमारी कल्पना और परिकल्पना बदल सकती है, जो हमें और समाज को एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यही विज्ञान की खूबसूरती भी है और मजबूरी भी, कि वो एक ग्रेजुअल प्रक्रिया से गुजरते हुए सत्य के करीब पहुंचने की सतत कोशिश करता रहता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसमें हमारी मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार।